आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं कंप्लीट सर्कल वेल्थ के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर और मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्ढा साहब। गुरमीत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। सबसे पहले राय आपसे शुरुआत करता हूँ। ग्लोबल मार्केट्स है, वैसे तो अब जो संकेत मिल रहे हैं कि शायद अमेरिका में भी ब्याज दरें थमती नजर आए, लेकिन बाजार वहाँ के अभी भी थोड़े ढीले ढाले से दिख रहे हैं। इस हफ्ते भी चारों दिन घटे हैं। क्या व्यू आपका ग्लोबल मार्केट्स को लेकर बन रहा है? कैसा प्रदर्शन उनका रहेगा? अ, नमस्कार रंजित जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मेरा व्यू थोड़ा कॉशन का है ग्लोबल बाजारों को लेके। उसके दो कारण है। ये डेट सीलिंग को जितना डिले करेंगे डिस्कशन को, उतना वॉलेटिलिटी बढ़ेगा। हालांकि पिछली बार भी हमने देखा है कि एंड मिनट कोई ना कोई डील वर्कआउट हो जाती है, तो एक जो उसको लेके वॉलेटिलिटी आती है और उसके कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं यूएस गवर्नमेंट के डिफॉल्ट को लेके, वो थोड़ा सा बाजार को चेक पे रखेंगे। दूसरा, हमने देखा कि पिछले साल उन्होंने लगभग लगभग $825 बिलियन का सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट किया है पब्लिक डेट पे। ये बहुत बड़ा फिगर है। तो रिसेशन का थ्रेट जो है वो काफ़ी रियल है। आप अगर $1 ट्रिलियन का सिर्फ ब्याज देंगे अपने डेट पे, और डेट का सीलिंग और बढ़ाने की बात हो रही है, तो हार्ड लैंडिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और ये बैंकिंग क्राइसिस पूरी तरह रिजॉल्व नहीं हुआ है। कुछ ना कुछ बैंक का न्यूज़ न्यूज़ आता है। तो मुझे लगता है कि जब तक फेड फॉर्मली पॉज़ नहीं करता है, हालाँकि बॉन्ड मार्केट इंडिकेट कर रहा है, आप 10 ईयर बॉन्ड देखेंगे तो करीबन-करीबन 3.40 का दर है वहाँ पे, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद साल के एंड में रेट कट्स भी होंगे। बट जब तक फेड फॉर्मली पॉज़ नहीं करता है, मेरे हिसाब से ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। हमें थोड़ा-सा डॉलर इंडेक्स और एफआई फ्लोज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो अभी 102 के आसपास डॉलर इंडेक्स है, और पिछले 10 दिन में हमने देखा है करीबन-करीबन 16,000 करोड़ की बाइंग करी है। इनफैक्ट 26 अप्रैल से रोज़ एफआई बाइंग है। तो ये एक मुझे लगता है थोड़ा-सा इमर्जिंग मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से एक थोड़ा-सा पॉजिटिव सिग्नल। अच्छा, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को लेकर आप थोड़े से अभी भी सतर्क हैं, सावधान हैं, लेकिन भारतीय बाजारों में चूंकि अब हम लाइफ टाइम हाई के बेहद नज़दीक पहुंचे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पर, क्या आउटलुक है सर? यहाँ से किस तरह की चाल दिख सकती है? तो अनिल जी, थोड़ा-सा सिलेक्टिव होना चाहिए। खाली लेवल जैसे अक्टूबर 2021 का जो हाई था, तब हम 27 के ट्रेलिंग पीई पे थे। अभी जब हम 3-4% दूर हैं, हम करीबन 21-22 के ट्रेलिंग पे हैं और लगभग 18 टाइम्स फॉरवर्ड। तो मुझे लगता है कि अगर आप बाज़ार का रिएक्शन भी देखें, तो जहाँ अर्निंग अच्छा आ रहा है, क्योंकि आप जब 18-19 टाइम्स फॉरवर्ड होते हैं, तो आप रिच वैल्यूएशन में हैं, आप बहुत चीप नहीं हैं। तो बाज़ार उस तरीके से रिवॉर्ड भी कर रहा है। तो हमने देखा कि बैंक्स के नतीजे अच्छे आए, उन्होंने पॉज़िटिवली कंट्रीब्यूट किया, तो बैंक्स में हमने तेज़ी देखी है। चाहे वो आईसीआईसीआई हो, एचडीएफसी भी, जब तक वो एमएससीआई का लोड फैक्टर का न्यूज़ नहीं आया था, लगभग 1700 क्रॉस किया था, न्यू हाई बनाया था। सिमिलरली हमने ऑटो में देखा है नतीजों में कि बहुत अच्छे नंबर आए हैं। जहाँ नंबर अच्छे आ रहे हैं, बाज़ार रिवॉर्ड कर रहा है। कल आइशर के नतीजे अच्छे आए। हमने ये फार्मा पैक में भी देखा है, जहाँ नतीजे अच्छे हैं, जैसे सीडीएमओ में आप देखिए न्यूलैंड के नतीजे अच्छे आए, कल अपर सर्किट लगा है, वहीं डिविस स्ट्रगल कर रहा है। तो ये वो बाज़ार है जब आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि जहाँ अर्निंग्स अच्छी होगी, हमें वहीं एंकर रहना है, क्योंकि ब्याज दर अभी भी ऊपर है, रेट कट शुरू नहीं हुए हैं। तो जहाँ भी अर्निंग दर अच्छी है, चाहे वो ऑटो है, आप देखिए एफएमसीजी इंडेक्स लगभग-लगभग 9% ऊपर है इस साल वाईटीडी। बैंक्स हैं, कुछ कैपिटल गुड्स हैं, डिफेंस है, वहाँ पे एंकर्ड रहना चाहिए। जस्ट कि जब कुछ अगर गिर गया है, और जस्ट बिकॉज़ वो गिर गया है 30-40%, ज़रूरी नहीं है वो वैल्यू बाइंग है या वैल्यू ज़ोन है। ठीक बात है, तो बिल्कुल सेलेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है भारतीय बाजारों में। नतीजों के लिहाज से अब तक का सीजन कैसे देख रहे हैं और आगे के लिए क्या संकेत है सर? तो जैसा मैंने बोला, मुझे 960-965 रुपए के ईपीएस में इस साल के स्ट्रेस नहीं लगता है। तो जो थोड़ा बहुत स्ट्रेस आईटी में आया है, वो मुझे लग रहा है कि ऑफसेट हो रहा है बैंक से, ऑटो से, कुछ हद तक एनर्जी से। हमने देखा रिलायंस ने, एक्सिस ने, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी ने पॉजिटिव ईपीएस एक्रीशन किया इस क्वार्टर भी, और थोड़ा-सा टेक ने और कुछ पॉकेट्स में नेगेटिव एक्रीशन हुआ। बट ओवरऑल मुझे लगता है 15% ग्रोथ आनी चाहिए। और अगले साल भी मुझे लगता है अर्निंग ग्रोथ अच्छा रहेगा। बट थोड़ा-सा सिलेक्टिव होना पड़ेगा। हमने ये आईटी में भी देखा है कि टियर 2 कंपनी से थोड़ा बेटर किया। चाहे वो केपीआईटी हो, चाहे वो पर्सिस्टेंट हो, इंटेलेक्ट डिज़ाइन के नतीजे कल आए। और हमने लार्ज कैप में देखा कि थोड़ा-सा इन्फोसिस के नतीजे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग थे। तो थोड़ा सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है। ब्रॉड सेक्टोरल व्यू लेना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। बट बाज़ार एक फेयर ज़ोन में है। तो जैसे ही आज इंडिया का भी इन्फ्लेशन का नंबर आना है, अगर ये करीबन 4.70
4.75 के बीच में आता है, जो आरबीआई का मिड पॉइंट है 2 से 6 का, तो मुझे लगता है ये काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल होगा। तो जैसे-जैसे इन्फ्लेशन नीचे आता जाएगा, मुझे लगता है कि बाज़ार का थोड़ा-सा अपवर्ड ट्रेंड का मोमेंटम बढ़ेगा। ठीक बात है। तो ये आपके लिए पूरे नतीजों के लिहाज से और आगे का आउटलुक। आप बताएं सर, इस बाज़ार में क्या पसंद है आपको? निवेश के अगर मौके ढूँढें तो कहाँ करना चाहिए? तो अनिल जी, जैसे मैंने बोला कि कुछ तो ब्रॉड बेस्ड है, जैसे बैंक्स है। आप देखिए मार्च की भी क्रेडिट ग्रोथ करीबन 15.5% आई है। उसके अलावा हमने इस बार जो एक अच्छी चीज़ देखने को दिख रही है कि जो बैंक का रीस्ट्रक्चर्ड पूल है, ईसीएल प्रोविजनिंग बुक है, एसएमए बुक जिसे हम बोलते हैं, जैसे हम स्ट्रेस पूल बोल सकते हैं एक ब्रॉड टर्म में, उसमें इतनी ग्रोथ नहीं हुई है। इसका मतलब फ्यूचर क्रेडिट कॉस्ट जो है कंट्रोल में रहेगी। बहुत अच्छे बैंक्स ने करीबन 80% प्रोविजनिंग भी करी हुई है, कि जो कि बहुत अच्छी अच्छी बात है। तो मुझे लग रहा है, क्योंकि आज अभी नॉमिनल ग्रोथ 11-12% रहेगी, तो मुझे लगता है बैंक्स जो है क्रेडिट ग्रोथ, क्योंकि यूजुअली 1 एंड हाफ टाइम्स होती है नॉमिनल ग्रोथ की, क्रेडिट ग्रोथ अच्छा रहने के 20-22% नहीं होगी, बट डबल डिजिट रहने के आसार हैं। कुछ एनबीएफसीज़ मुझे लगता है कैच अप कर सकती हैं, कुछ हुआ भी है कैच अप, आपने देखा होगा, चोला में देखा होगा, पूनावाला फिनकॉर्प में देखा, कुछ हद तक बजाज फाइनेंस में भी हमने देखा कि कुछ अच्छी एनबीएफसी शायद कैच अप करेगी जैसे-जैसे इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट नॉर्मल होगा। हम मुझे डिफेंस बहुत बहुत ही अच्छी थीम लग रही है। अगर आप देखें तो भारत ने इस साल 15,900 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट्स किए। सरकार का 2025 का टारगेट है $5 बिलियन एक्सपोर्ट का और $25 बिलियन आउटपुट का। तो इसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है, डोमेस्टिक इकोसिस्टम भी बहुत अच्छा बिल्ड हो रहा है। हमारी आर-एन-डी कैपेबिलिटी पे काफ़ी काम हो रहा है। लगभग 104 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था अभी एरो स्पेस एक्सपो पे। अ, अभी पीछे डिफेंस काउंसिल ने करीबन 2 लाख करोड़ के एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी बोलते हैं हम, के कॉन्ट्रैक्ट्स साइन किए। तो बहुत अच्छा है, इसमें पीएसयूज़ भी हैं, डिफेंस एंसिलरी भी है, तो हमें पूरी वैल्यू चेन को इसमें इसमें ट्रैक करना चाहिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाउसिंग अभी भी स्ट्रॉन्ग है, अफोर्डेबल हाउसिंग अभी भी स्ट्रॉन्ग है, तो जो भी हाउसिंग रिलेटेड थीम्स हैं, आपने देखा पेंट के नतीजे बहुत अच्छे आए एशियन पेंट्स के, कांसै नेरोलैक ने बहुत अच्छे नतीजे दिए। केबल एंड वायर्स कंपनी है, तो जो भी हाउसिंग रिलेटेड थीम है, ये भी हमें अच्छी लग रही है। ओके। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट के मौके, लेकिन कुछ ऐसी थीम्स हैं जहाँ थोड़ा सावधान रहना है या वहाँ पर अभी निवेश करने से परहेज़ करें? जैसा अनिल जी हमारी पहले भी चर्चा हुई थी, मुझे न्यू एज कंपनीज जो है यहाँ पे थोड़ा-सा और कॉशन की ज़रूरत है। आप देखिए प्राइवेट मार्केट में भी बहुत शेकअप हो रहा है। हमने देखा स्विगी का वैल्यूएशन डाउनग्रेड किया पीछे, आप अभी वैनगार्ड ने ओला का वैल्यूएशन करीबन 35% डाउनग्रेड किया है। पब्लिक मार्केट में ऑलरेडी हमने देखा है कि कैसे करेक्शन आया, चाहे वो नायका था, चाहे वो डिलीवरी था। तो थोड़ा-सा मुझे लगता है जो कंपनी पिवट कर रही है, इसमें भी अपॉर्च्युनिटीज़ बनेंगी। हो सकता है कुछ 1-2 कंपनीज़ यहाँ से बहुत अच्छा करें। तो जो कंपनीज़ थोड़ा पिवट कर रही हैं, बिज़नेस मॉडल चेंज कर रही हैं, वो शायद अच्छा करेंगी, पर टाइम बीइंग के लिए बहुत डिस्रप्शन हो सकता है। अभी जैसे ओएनडीसी है, मुझे लगता है ये फूड डिलीवरी को काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है। ये शायद जो पेमेंट्स में यूपीआई ने किया है, वो ई-कॉमर्स में ओएनडीसी पोटेंशियल रखता है डिस्टर्ब करने का, तो काफ़ी बिज़नेस मॉडल्स चेंज होंगे। तो वो एक एरिया है जहाँ थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। दूसरा, जस्ट बिकॉज़ किसी भी पॉकेट में आईटी में भी मान लीजिए करेक्शन आया अगर 30%, तो प्राइस करेक्शन पे खाली जाने की ज़रूरत नहीं है। अंडरलाइंग बिज़नेस में अभी भी वीकनेस दिख रहा है, तो थोड़ा-सा आईटी को लेके भी हल्का-सा कॉशन की ज़रूरत है। ये तो थोड़ा न्यू एज कंपनियों, आईटी और केमिकल शेयरों पर रहे सावधान। बाकी तो निवेश के ढेर सारे मौके आपको गुरमीत सर ने बताए हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और साथ ही थैंक यू। हमारे दर्शकों को अपनी राय देने के लिए। आज